नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2023 में हुआ है। इसके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सी बिजनेस की विशेषता नहीं है, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बाकी तीनों विशेषता हैं बिजनेस की। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होती है बिजनेस में, जो बिजनेस की विशेषता होती है। तो ये 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? इनमें से कौन सा सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशन नहीं है, वह बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव एक तरह से एक मेरिट होता है, एक बेनिफिट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? इनमें से कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लिमिटेशन है? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट एक कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में बना होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट में पूछा है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होनी चाहिए, इसके विपरीत पूछा है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक हमें आर्गुमेंट बताना है जो इसकी खिलाफत करता हो कि बिजनेस को अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करना चाहिए, इस बारे में ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, बर्डन ऑन कंज्यूमर। बाकी तीनों तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रो आर्ग्यूमेंट है। ये इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बिजनेस अपनाता है तो उसका जो बर्डन है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही पड़ता है, इसलिए बिजनेस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? इनमें से इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन 3, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंश्योरेंस का कोई सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों इंश्योरेंस के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन 4, प्रोवाइडिंग फाइनेंस। फाइनेंस प्रोवाइड कराना। तो इंश्योरेंस का काम फाइनेंस प्रोवाइड कराना नहीं है, फाइनेंस बैंकों का काम होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। इंश्योरेंस के जो काम है वो ये है, सर्टेनिटी प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन और रिस्क शेयरिंग। तो 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सम मेरिट्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलोज। गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा होना चाहिए, उसके कुछ मेरिट्स बताए हैं ये 3 लाइन में। बाद में पूछा है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस। उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को पहचान करना है जिसके ये मेरिट बताए गए हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो मेरिट्स बताए हैं ये रिलेटेड है ट्रेड क्रेडिट से। इन तीनों को एक बार समझ लेते हैं क्यों है ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड, क्योंकि इसका जब मैंने आंसर डाले थे ग्रुप में तो लोगों की क्वेरी आई थी, इसलिए मैंने इसके आंसर पहले मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो अब बना रहा हूँ ताकि जो लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई हैं उनको मैं शामिल कर लूँ डिस्कशन में। इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी वेदांसर पढ़ा हुआ है हमारे ग्रुप में, आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। इट इज ए कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट होता है कि एक जो सेलर होता है बिजनेसमैन, वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को उधार पे सामान बेचता रहता है कि जब उसका सामान बिक जाएगा वो पैसा दे देता है। तो जो बड़े होलसेलर्स होते हैं वो आमतौर पर रिटेलर्स को ये फैसिलिटी देते हैं ट्रेड क्रेडिट की। उनको उधार में सामान सप्लाई करते रहते हैं और वो कुछ महीनों के अंतराल पर पिछला पेमेंट हमेशा क्लियर करते रहते हैं। ये एक तरीका होता है, इसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ये कन्वीनिएंट है और कंटीन्यूअस सोर्स है। आसानी से मिल जाता है कि जो कोई छोटा सेलर है, विक्रेता है, वो बड़े बिज़नेसमैन से सामान खरीद लेता है आसानी से, जब साख बढ़ जाती है, उसकी बन जाती है तो।
कंटिन्यूअस मिलता रहता है। इट नीड्स टू प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आवश्यकता होती है ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई संस्था अपनी सेल बढ़ाना चाहती है तो ट्रेड क्रेडिट वो प्रोवाइड कराती है बिजनेसमैन को, जिससे बिजनेसमैन आसानी से उधार का सामान खरीदते रहते हैं, तो इससे संस्था की खुद की भी सेल बढ़ती है। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म, ये कोई चार्ज क्रिएट नहीं करती है, मतलब इसमें कोई एसेट वगैरह गिरवी रखने का प्रोविजन नहीं होता है, तो सेकंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, which of the following document defines the scope of company's activities? एक कंपनी की एक्टिविटी के जो स्कोप है उसको कौन सा डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहो या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहो एक ही बात है। इसको जो सेकंड ऑप्शन है ये सही जवाब है। ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट है ए कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड इन ए कंपनी बाय द, एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट है इन अ गवर्नमेंट कंपनी द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी लेस देन डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 51%। 51% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 51% जरूर होना चाहिए सरकार का अंशदान एक सरकारी कंपनी में। नेक्स्ट है द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय, तो ये जो थ्योरी है ये दी गई है ऑप्शन 1, मास्लो, अब्राहम मास्लो के द्वारा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए किस तरीके का? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 3, कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग, ये मौखिक भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब ये रिटन होता है तब इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल बिटवीन टू एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है उनमें इंटरवल होना चाहिए कम से कम इतना, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी ये पूछा है नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 2, 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टडी इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो स्टडीज होती है उनमें से कौन सा नहीं है यह पूछा है। तो वर्क स्टडीज हैं, टेलर ने दी है, तो बाकी 3 तो सही है, टाइम स्टडी है, मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, लेकिन रिसर्च स्टडी नहीं है, तो 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय, तो सही जवाब है डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी, तो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए सार्वजनिक कंपनी में, ऑप्शन 3 सही है, कम से कम 7, ज्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद, ग्रेप वाइन एसोसिएटेड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, ऑप्शन 4 सही जवाब है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज सेटअप इन एशिया, तो एशिया में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, ऑप्शन 2 सही जवाब है, मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय ए पब्लिक कंपनी ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक कंपनी को कम से कम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर लेनी चाहिए? तो सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 3, यानी कि 4 मीटिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन, तो वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशन कब स्टार्ट हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन 2, जून 1946 में वर्ल्ड बैंक ने अपना काम शुरू किया। नेक्स्ट है विच सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड बेनिफिट इन टैक्स, सोर्स का कौन सा फाइनेंस का कौन सा सोर्स ऐसा है जिससे टैक्स में बेनिफिट मिलता है? तो सही जवाब है ऑप्शन 1, डिवेंचर्स। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कमेंस्ड ऑपरेशन इन वाशिंगटन ऑन,
आईएमएफ ने वाशिंगटन में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे कब? तो सही जवाब है ऑप्शन 1, 1 मार्च 1947 में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों 1944 में ही बन गए थे, लेकिन इनका जो काम था वो बाद में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज। तो आरटीजीएस सिस्टम होता है ई पेमेंट का, उसमें कम से कम कितनी अमाउंट रेमिट की जाती है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, कम से कम 2 लाख, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होते हैं पीएसयू यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उनमें से कौन सा फॉर्म ऐसा है जो सबसे पुराना है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम। नेक्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप इज डेवलप्ड बाय। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 3, एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। तो कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और उसमें जो मैक्सिमम पीरियड है वो 1 साल ही हो सकता है। तो 4 सही जवाब है 12 मंथ्स। नेक्स्ट है अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 1, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल वर्ड किसी टर्म के आगे जब लगता है तो उसका मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म से होता है। बजटिंग डिसीजन यानी कि हम आने वाले समय के लिए डिसीजन ले रहे हैं कि ये हम अमाउंट इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। जब लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच implies that there should be one head and one plan for a group of activities is। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है वन हेड वन प्लान, और यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि सबॉर्डिनेट हैज वन बॉस। एक बॉस होगा किसी सबॉर्डिनेट का, ये यूनिटी ऑफ कमांड है, और एक प्लान का एक ही हेड होगा, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहली म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई किसके द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन 3, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस क्लोजली रिलेटेड हैं? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 2, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछा है, और ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सा इसके साथ सबसे ज्यादा सटीक है। तो जो सबसे ज्यादा सटीक है वो है ऑप्शन 3, इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। ये सबॉर्डिनेट्स के महत्व को बढ़ाता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें जो अधिकार होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ के जो अधिकारी होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं नीचे की तरफ वाले, उनके भी महत्व बढ़ जाता है, उनको भी पावर मिलती है। तो 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन इज बोरोड एट 10% एंड टैक्स रेट इज 30%। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? देखिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, अगर डेट हम ले रहे हैं 10% इंटरेस्ट पे तो कॉस्ट हो गया इसका 10%। अब वो कह रहा है टैक्स का रेट 30% है, तो हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है लोन का वो डिडक्टेबल होता है। डिडक्टेबल मतलब इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप अपनी इनकम में से टैक्स घटा लो, इनकम में से इंटरेस्ट घटा लो तब टैक्स दे देना। तो अगर हम कोई भी 10 रुपए कमाएंगे और उस पर 30% टैक्स यानी कि 3 रुपए कट जाएगा, तो जो अल्टीमेटली हमें कॉस्ट पड़ेगी वो 7 रुपए ही पड़ेगी। तो 2 इसका सही जवाब है ऑप्शन 7। ऐसे केस में 0.3 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टैक्स का पता चल जाएगा, और आफ्टर टैक्स 0.7 जो बचा हुआ होगा वो रह जाएगा। 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है
कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट और दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल होती हैं। अब इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है जो ये इसको सही बता रही है, यानी कि इसी में से डराइव है, इसका पहचान करना है। सही जवाब है ऑप्शन 4, लायबिलिटी बराबर होंगी एसेट माइनस कैपिटल। यानी कि अगर हम लायबिलिटी जानना चाहें तो एसेट में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी आ जाएंगी। नेक्स्ट है स्टेटस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स में कौन से टाइप के बैरियर में आता है स्टेटस? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 2, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये संगठनात्मक बाधाएं में आता है स्टेटस। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 4, इटली में। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी। पार्टनरशिप का कौन से टाइप की पार्टनरशिप होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? तो आमतौर पे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है, चाहे तो कराएं चाहे तो ना कराएं। लेकिन एलएलपी के केस में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? तो मुझे इनमें से कोई सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है फरजाना स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन April 1st 2021 with capital of rupees 90,000. During the year 21-22 she withdraw 28,000 for personal use। यानी कि 90,000 कैपिटल लगाई फरजाना ने 1 अप्रैल को, उसने विड्रॉ कर लिए साल के दौरान 28,000 रुपए ड्रॉइंग कर लिए। इंटरेस्ट कैपिटल पे मिला और ड्रॉइंग पे मिला 4,000 और 10,000। प्रॉफिट रहे साल के 30,000। तो हर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022 यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? तो सीधा क्वेश्चन है, 90,000 रुपए उसकी स्टार्टिंग की कैपिटल थी शुरू में, उसके बाद इस 90,000 में से उसने 28,000 विड्रॉ कर लिए तो वो माइनस हो जाएंगे ड्रॉइंग के। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला उसको 4,000, तो इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 4,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस पे लगा 10,000, तो इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट से। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ साल में 30,000, तो अकेली वो बिजनेस के ओनर अकेला है, अकेली है, तो इसलिए उसका जो प्रॉफिट है पूरा उसी को होगा, तो उसकी कैपिटल में ये प्रॉफिट के जुड़ जाएंगे 30,000। और इस तरह जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा टोटल 86,000 रुपीज। तो 3 इसका सही जवाब है, 86,000। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। बाकी ये जो ऑप्शन है रिटर्न इनवार्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, इसका डेबिट बैलेंस होता है। कैरेज इनवार्ड खर्च है, डेबिट बैलेंस होता है। कैरेज आउटवार्ड भी खर्च है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रोविजन बनाते हैं बैड डेट्स के लिए कौन से सिद्धांत के आधार पे? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो होता है इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, प्रूडेंस। प्रूडेंस और इसका मतलब होता है कि विवेकशीलता, समझदारी। तो बैड डेट्स के लिए हम पहले से ही प्रावधान करके चलते हैं, यानी कि प्रोविजन बनाते हैं इसी प्रिंसिपल के तहत। नेक्स्ट है which convention of accounting implies that the accounting practices should remain the same from year to year। accounting practices जो हैं, अकाउंटिंग के तरीके वो साल दर साल एक जैसे ही होने चाहिए। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस बात की वकालत करता है, एडवोकेसी करता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, कंसिस्टेंसी, संगतता। यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमें एक मेथड अपना लिया तो लंबे समय तक उसको यूज करना चाहिए जब तक वास्तव में कोई व्यवहारिक जरूरत ना आ जाए बदलाव की। नेक्स्ट है अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2, एटलीस्ट 2 अकाउंट। कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है।
नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल का एक हिस्सा जिसको मंगाया नहीं जा सकता है छोड़ करके कंपनी के वाइंड अप को, जब कंपनी समाप्त हो, उसको क्या कहते हैं? तो कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन उसको कभी मंगा नहीं सकती है कंपनी, केवल तभी मंगा सकती है जब संस्था समाप्त होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। पार्टनरशिप डीड जब ना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद। जब फॉरफीचर होते हैं, शेयर्स का फॉरफीचर होता है, तो जो शेयर कैपिटल होती है वो कैंसिल कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है उतने रुपए से जितने से आज तक बनी है। तो शेयर कैपिटल बनती तब है जब कॉल किया जाता है पैसा, यानी कि जो कॉल्ड अप वैल्यू है शेयर की उसी से कैपिटल बनी हुई है और इसी को कैंसिल किया जाता है। 3 इसका सही जवाब होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक कैपिटल गेन होता है और इसके स्पेसिफिक यूज हैं जिनमें इसको खर्च किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम के स्पेसिफिक यूज उन्हीं में खर्च हो सकता है जब से कंपनी बनती है। उससे अगर लेके चलें तो शुरुआत में जब कंपनी बनती है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हो सकता है। जब कंपनी बनने के बाद शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है और उस समय अगर कंपनी शेयर इशू करने में तो डिस्काउंट दिया नहीं जा सकता। अगर डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी डिवेंचर पे डिस्काउंट दे सकती है, डिवेंचर के इशू पे डिस्काउंट दे सकती है, इशू ऑफ डिवेंचर्स पे। इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर पे खर्च कर सकती है शुरू में, कमीशन किसी को उनको बेचने के लिए ब्रोकरेज वगैरह। तो ऐसे खर्चे जो उस समय होते हैं शेयर इशू करने में या डिवेंचर इशू करने में या लॉस, उनको राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम करेगी तो डिवेंचर रिडेम्पशन पे अगर कोई प्रीमियम देती है तो उस समय ये लॉस हो जाता है, इसको राइट ऑफ करने में यूज कर सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना चाहती है, शेयर इशू करना चाहती है बोनस शेयर, तो उन बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है तो बाई बैक के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस में ये चीजें हैं जिनमें यूज किया जा सकता है इसका। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, इशू ऑफ बोनस शेयर। सीक्वेंस में याद रहेंगे सारे, ये याद भी अच्छे से रहेंगे। जब कंपनी बनती है तो शुरुआती प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उनमें यूज कर सकती है। उसके बाद कंपनी शेयर डिवेंचर इशू करती है तो उस समय के इशू के खर्चे, चाहे वो डिस्काउंट के नाम पे हो चाहे वो प्रीमियम के नाम पे लॉस के नाम पे हो, उनको राइट ऑफ करने में यूज कर सकती है। इसके अलावा कंपनी जब डिवेंचर्स को रिडीम करेगी उस समय कोई लॉस होता है तो उसको राइट ऑफ करने में कर सकती है। उसके अलावा कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहे अपने शेयर होल्डर्स को तो उनमें यूज कर सकती है। उसके अलावा अगर कंपनी शेयर्स को वापस खरीदना चाहे बाई बैक तो वहां पे यूज कर सकती है राइट ऑफ करने में। ऐसे खर्चों को राइट ऑफ करने में यूज कर सकती है। नेक्स्ट है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो। ए और बी शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेज को 6:4 में। वो एडमिट करते हैं सी को 1/6 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि कौन किससे कितना ले रहा है, तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स का जो पुराना रेशियो है वही आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो जो इस रेशियो है इसको आप ढूंढ सकते हो इसमें कहाँ पे है। आप 6:4 को ये भी कर सकते हो, 3:2 भी लिख सकते हो क्योंकि ये 2 से दोनों कट जाते हैं। तो 3:2 ढूंढो कहाँ पे है, ये तीनों ऑप्शन है तो इनमें से ही होगा कोई। फिर तीसरा यहाँ पे 1/6 है, इसका भी 1/6 ही रहना है आगे भी। तो 1/6 हो या 2/12 हो वो एक ही बात होती है, तो 1/6 ही रहना है। तो इसको ढूंढेंगे तो पहले में ही मिल जाता 1/6, यानी कि जो पहला ऑप्शन है यही सही है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। पुरानी मशीन बेची, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो मशीन बेची है तो ठीक है बेची गई है पर बेचने वाले अकाउंट में नहीं जाएगा ये, क्योंकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कहते हैं ये, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट की जो सेल है वो सेल अकाउंट में नहीं रखनी है, सेल केवल गुड्स की सेल ही सेल अकाउंट में रहती है।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। ऐसी जो एरर होती हैं उनको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, 99 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड अप टू। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं एक कंपनी के केस में वो 50 ही हो सकते हैं आज की डेट में। हालांकि इस क्वेश्चन में हमेशा ओपिनियन डिफरेंस हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। क्यों हो सकती है उसका कारण बताता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये छूट दी गई है। अब छूट तो दी गई है लेकिन साथ ही साथ एक सीलिंग दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय तो कर सकती है मैक्सिमम, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं कर सकती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अधिकार का यूज करते हुए मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या तय कर दी 50। तो ये जो कंपनीज एक्ट है उसी का तहत जो इनको मिला है राइट, उसी के तहत उन्होंने 50 की है, इसलिए यह जवाब सही हो सकता है। फिर भी कुछ लोग ये भी मान सकते हैं इसको कि भाई कंपनीज एक्ट के बारे में पूछा है, कंपनीज एक्ट में तो 100 का ही वर्णन किया गया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में हमेशा जो डिस्प्यूट है वो थिंकर्स में भी बना रहता है, क्या सही माना जाए। नेक्स्ट है, डिविडेंड इज पेड एज ए परसेंटेज ऑफ। डिविडेंड पे किया जाता है किसके परसेंटेज के तौर पे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के परसेंटेज पे डिविडेंड पे किया जाता है। नेक्स्ट है, विच मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन। जब इन्फ्लेशनरी हो यानी कि चीजों की कीमतें महंगी हो रही होती हैं उस समय कौन सा मेथड हाईएस्ट वैल्यू शो करेगा क्लोजिंग स्टॉक की। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, फीफो मेथड। ऐसा क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम्स में आता रहता है, फीफो लीफो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक मैं सरल तरीका बता रहा हूँ। आप इन्फ्लेशन कंडीशन पूछा है यानी कि महंगाई बढ़ रही है, तो आप ये सोच लीजिए जनवरी फरवरी और मार्च जब महंगाई बढ़ेगी तो मान लो एक चेयर खरीद रहे हैं हम, जनवरी में 100 रुपए की थी, फरवरी में वो 120 की हो गई एक चेयर, और मार्च में वो चेयर 140 की हो गई। सपोज करिए हमने 2 चेयर बेच दी और एक चेयर बची। अब हम एक चेयर की कीमत क्लोजिंग स्टॉक में मापेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में कीमत वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा मेथड शो करेगा। तो हाईएस्ट का मतलब है कि अगर मान लो ये वाली जो एक चेयर बची हुई है इसकी वैल्यू हम 140 रुपए मान लें लास्ट वाली, तो ऐसे केस में ये हाईएस्ट वैल्यू मानी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक एक चेयर बचने का मतलब है 2 चेयर बिक गई। जब ये फीफो या लीफो मेथड होते हैं तो इनमें तरीका होता है कि अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अपनाएंगे तो चेयर जैसे जैसे बिकेंगी, मानो पहली चेयर बेची तो पहली चेयर बिकी हुई कौन सी वाली माने, 100 वाली, 120 वाली या 140 वाली। ये चेयर हमने 3 खरीदी हुई हैं अलग अलग महीने में। तो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो पहली चेयर मानेंगे हम 100 वाली बिक गई, दूसरी चेयर बिकी तो हम मानेंगे 120 वाली बिक गई, क्योंकि फर्स्ट इन पहले ये आई फिर गई, फिर इन दोनों में से पहले ये आई थी ये गई फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में लास्ट वाली अमाउंट बच जाएगी और इन्फ्लेशन में लास्ट वाला जो रेट है वो सबसे महंगा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ये फीफो मेथड हुआ। लीप अब इस यही एक इसका ऑप्शन सही हो सकता है। लीपो मेथड में इसके उलट हो जाएगा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। अगर लीपो मेथड होगा तो मान लो एक चेयर बची और 2 बिक गई तो हम कहेंगे जो 2 बिकी उनमें से पहले ये बिकेगी लास्ट एंड फर्स्ट आउट, फिर ये बिकेगी। तो इसका मतलब जो इन्वेंट्री में बचेगी वो 100 वाली बचेगी, सस्ती बचेगी। तो इस तरह फीफो मेथड है ये, बाकी यूज कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में फीफो लीफो में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का हो सकता है, अकॉर्डिंगली यूज करें। नेक्स्ट है, द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। अगर बैड डेट कुछ हुए थे, डूब गए थे, अब वो रिकवर हो गए तो अब क्या होगा ये पूछा गया है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही जवाब होगा, तो जब ये रिकवर होंगे तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनती है ऐसे केस में, जब बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो ऐसे केस में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश के आने की एंट्री, और 2 लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इस तरीके से बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ये क्रेडिट हो जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन दिया। तो अमाउंट जो पे होगी रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, उसके लिए पूछा जा रहा है, डेबिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर रह गए हैं उनके अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा किस रेशियो में। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 4 गेनिंग रेशियो में। दरअसल होता क्या है, जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपना गुडविल का हिस्सा छोड़ के जाता है, मतलब एक तरह से बेच के जाता है, बेचता है उन लोगों को जो रह जाते हैं। तो जो रह जाते हैं वो जब उसके शेयर को लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसको गेन करना या परचेज करना कहते हैं। तो जिस रेशियो में वो गेन करते हैं उसी रेशियो में उनकी कैपिटल डेबिट होती है एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। इनमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 4 रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है, इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। बाकी परचेज का डेबिट होता है, ये खर्च है। कैरेज आउटवार्ड भी खर्च है, इसका भी डेबिट होता है। बीआर एसेट है, इसका भी डेबिट होता है। एसेट और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 2 एरर्स ऑफ पार्शल ओमिशन। पार्शल ओमिशन यानी कि कुछ पार्ट छूट गया है, तो एक पार्ट छूट गया है, दूसरा पार्ट लिख गया है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, अमाउंट ऑफ परचेज निकालना है। तो आमतौर पे जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो निकालने का तरीका होता है कि ओपनिंग स्टॉक जो होगा उसमें ऐड कर देते हैं परचेज, उसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो बट इस गिवन केस में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो तो है ही नहीं, तो इसको तो इग्नोर मानेंगे। बाकी ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब इस बार हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, ये नहीं निकालना है बल्कि परचेज निकालना है। तो परचेज अगर निकालेंगे तो आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग स्टॉक है वो इधर आ जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, और ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। ये उल्टा बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लेस हो रहा है ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यानी कि इस तरह जो हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा सीओजीएस में और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो इसको चेक करके देखें, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 161,400 में आप ऐड कर देंगे 12,000 रुपीज, ये 12,000 ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के, और ओपनिंग स्टॉक के 11,600 ये माइनस कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन 4 161,800, यही परचेज आ जाएगी। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोपराइटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जब अगर जो प्रोपराइटर है, मालिक है, वो एडिशनल कैपिटल लाता है तो उसका क्या यहाँ पे केस बनेगा, यह बताना है केवल। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन 1 इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल होती है, तो वो कैपिटल यानी कि लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट बढ़ेगा। नेक्स्ट है A firm started its business on 1st April 21. Accounting information provided by the firm for the year 21-22 is, इस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी है। कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट 21-22 के लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। गिवन आइटम्स में जो हमें आइटम दिए हैं इनके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो परचेज दिया है, कैरेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इनसे निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स जो दिया है, अब सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, परचेजेज गिवन है ऑलरेडी, कैरेज उसमें जोड़ दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाएगा। तो पहले इनको तीनों को कैलकुलेट करेंगे, 180 प्लस 12 192 हो जाएगा, और उसमें से 24 माइनस कर देंगे तो ये जो निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,68,000। अब 1,68,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे 240 में से, तो जो आएगा वही ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आ जाता है 72,000। तो इसका 1 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है
राजू, जगबीर, देवेंद्र 3 पार्टनर्स हैं। 7-5-4 के रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट्स को। देवेंद्र रिटायर होते हैं जून 30, 22 को। ये डिसाइड होता है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो होगी 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लास्ट 5 इयर्स के। तो लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उससे गुडविल निकालनी है और उससे देवेंद्र का हिस्सा आ जाएगा गुडविल का। ये कह रहे हैं देवेंद्र का हिस्सा गुडविल का कितना होगा यह पता करना है। तो इन पांचों को आप टोटल करेंगे। सबसे पहले इन पांचों को टोटल करेंगे तो टोटल होके आ जाएंगे 2,76,000। इस पांचों के टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 55,200। 55,200 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इससे गुडविल निकालना है तो इससे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 3 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 कर देंगे। फिर ये जो गुडविल आ जाएगा 55,200 इंटू 3। इसमें से फिर हमें निकालना है जो जाने वाला पार्टनर है उसका शेयर देवेंद्र का। तो देवेंद्र का जो शेयर है वो हो जाएगा 4/16। 7 5 12 4 16 होता है तो 4/16 आ जाएगा इसका शेयर। तो इंटू कर देंगे 4/16। अब इसको कैलकुलेट कर देना है जितना आ जाता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 41,400, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट है शेखर ड्रॉज अ बिल ऑन विजय ऑन जून 15, 22 फॉर 40,000 फॉर 3 मंथ। शेखर विजय पे एक बिल ड्रॉ करता है 40,000 रुपए का 3 महीने के लिए। बिल डिस्काउंट किया जाता है बैंक से 200 रुपए के चार्ज पे। यानी कि जो शेखर है वो बिल ड्रॉ करता है, विजय ने एक्सेप्ट कर लिया होगा ये मानेंगे, और शेखर ने बाद में वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया 200 रुपए में। मतलब बैंक ने 200 चार्ज काट लिए, बाकी शेखर को पैसा मिल गया। बाद में वो कह रहे हैं कि मैच्योरिटी पे बिल डिसोनर हो गया तो शेखर की बुक्स में बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट किया जाएगा। तो होता क्या है कि जब शेखर के पास बिल था तो बिल बैंक ने कहा कि आप ये बिल रख लो, मेरा ग्राहक है, आपको दे देगा पूरे पैसे, आप मुझे अभी दे दो, जितना डिस्काउंट काटना काट लो। बैंक ने 200 डिस्काउंट काट करके बाकी पैसे दे दिए, बट बैंक ने शेखर की गारंटी पे दिए हैं। अगर बिल डिसोनर होगा तो बैंक तो शेखर को ही जानता है, शेखर से कहेगा कि आप हमें हमारे 40,000 लाओ, आपके ग्राहक ने 40,000 नहीं दिए हैं, बिल डिसोनर हो गया है। तो ऐसे केस में बैंक तो 40,000 से ही क्रेडिटर बन जाएगा शेखर का, और इसलिए जो 2 है ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:2 में। एक्स की कैपिटल 60,000 है, वाई की कैपिटल 30,000 है। ये इस एडजस्टमेंट से पहले है। रिवॉल्यूशन का लॉस है 14,000 और जनरल रिजर्व है 24,000। इससे पहले इनकी कैपिटल इतनी है। वो जेड को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। जेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा तो अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें निकालनी है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि नया पार्टनर जब आता है उससे आने से पहले वाले दिन की पुराने पार्टनर्स की पहले कैपिटल निकाल देते हैं। तो पुरानी कैपिटल इनकी जो है वो 60,000 और 30,000 है। बट इनकी 60,000 और 30,000 जो टोटल कैपिटल होंगी दोनों की मिला करके, इनमें अभी ये बेनिफिट भी इनको मिलेगा। जो 14,000 रुपए का लॉस है ये माइनस होगा अल्टीमेटली इनमें से, इन्हीं से चार्ज होगा, और 24,000 रुपए का जो रिजर्व है वो इन्हीं को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इनकी कैपिटल में ये चेंज आएगा, और इससे इनकी जो कैपिटल हो जाएगी वो कुल मिलाकर के दोनों की पहले 90 बन रही थी, अब ये घट जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह इनकी जो कैपिटल आएगी कैलकुलेट होकर के दोनों पार्टनर्स की शामिल तौर पे एडजस्टमेंट्स के बाद वो आ जाएगी मिला करके 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज। अब वो कह रहे हैं 1,00,000 आ गई इनकी कैपिटल, तो नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है। 1/5 का मतलब होता है कि प्रॉफिट के 5 हिस्से अगर करे जाएं तो उनमें से एक हिस्सा नए पार्टनर को मिलेगा, तो इसका मतलब बाकी 4 हिस्से पुराने वालों को ही मिलेंगे। तो पुराने वालों का हिस्सा 4/5 रह गया, 4/5। तो 4/5 के लिए इनकी कैपिटल 1,00,000 है। अब अगर टोटल कैपिटल हम इसके आधार पे निकालें प्रोपोर्शनेट तो 5/4 हो जाएगी, तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगी। इसमें जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/5 है, तो 1/5 इसका कर देंगे तो उसकी कैपिटल आ जाएगी। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 5 गया, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25,000 नए वाले पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल करके आ जाएगी जो उसके लेके आनी होगी। तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 25,000। नेक्स्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, किस बेसिस पे। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 2, एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं
एनपीओ अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैश बेसिस पे बनाते हैं ये अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है बैलेंस दिया है टूर्नामेंट फंड का 240, डोनेशन रिसीव्ड हुए ड्यूरिंग द ईयर 48, एक्सपेंडिचर हुए टूर्नामेंट के नाम पे इतने, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इतना। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, ओपनिंग का बैलेंस दिया है फंड का, तो जो डोनेशन मिलेगा वो जुड़ जाएगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो घट जाएगा, और जो इंटरेस्ट रिसीव होगा इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे वो भी जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो फंड है 240, उसमें 48 जोड़ना है, 54 400 माइनस करना है, और 19 200 जोड़ना है। क्लोजिंग का फंड निकल करके आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के 252 800। तो 4 इसका सही जवाब आ जाएगा, 252 800, 252 800। नेक्स्ट है तारा मोटर लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी उषा एंड कंपनी से 4 लाख में। जो कंसीडरेशन था यानी कि जो मूल्य था वो पे करना है 8% डिवेंचर्स में। 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 20% के डिस्काउंट पे डिवेंचर दिया जाएगा। तो 100 रुपए का डिवेंचर 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 100 में से 20% घटाएंगे 20 रुपए, तो 80 रुपए में एक डिवेंचर दे रहे हैं हम। 80 रुपए में एक डिवेंचर दे रहे हैं और पेमेंट करनी है 4 लाख की। 4 लाख की पेमेंट के लिए 80 का एक डिवेंचर है, तो 4 लाख डिवाइड कर देंगे 80 से, ये आ जाएगा निकल करके 5000। तो टोटल 5000 डिवेंचर हम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिवेंचर अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा। तो डिवेंचर अकाउंट तो अपनी फेस वैल्यू से ही बनेगा। डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है, तो 5000 इंटू 100 कर देंगे, इतने रुपए से डिवेंचर क्रेडिट होगा। कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखेंगे, अनिल, विजेंदर और चारू इक्वल पार्टनर से यानी कि बराबर बराबर लाभ हानि बांटते हैं। उनकी कैपिटल है 60 40 और 20। मार्च 31 2022 को उसी दिन विजेंदर रिटायर हो जाता है और वो एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है 12,000 रुपए का, वो ले लेता है। कैलकुलेट करना है बैलेंस अमाउंट जो विजेंदर को रिटायरमेंट में दिया जाएगा। तो देखिए इनकी रिटायरमेंट की से पहले की जो कैपिटल है वो ये है तीनों की, लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके पास एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर भी है 12,000। तो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर जो होगा अब वो रिकॉर्ड में लाना होगा और उसका बेनिफिट तीनों को मिलेगा, क्योंकि तीनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं तो इक्वली इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 4000 इसकी कैपिटल में जुड़ जाएंगे, 4 इसकी में जुड़ जाएंगे, 4 इसकी में, सबकी में 4 जुड़ गए। तो जो विजेंदर है जो रिटायर हो रहा है उसकी में भी 4000 रुपए जुड़ जाएंगे। विजेंदर की जो कैपिटल है वो है 40,000 रुपए। तो 40,000 में 4000 जोड़ दोगे तो उसको 44,000 तो उसकी कैपिटल के हो गए। अब बात है कि ये एसेट फार्म की हो गई, तो बेनिफिट इनको मिल गया और एसेट है फार्म की बुक्स में चढ़ गई। अगर इसकी एंट्री मतलब कोई करे तो इस तरीके से होगी कि कंप्यूटर रिकॉर्ड हो जाएगा। हालांकि क्योंकि जब रिटायर हो रहा है तो वो इसको ले भी जा रहा है। अब बात क्या है कि फार्म की एसेट है, ये तो 12,000 चढ़ गई बुक्स में। अब इसको ये ले जाना चाह रहा है तो इसको इसका पैसा कटेगा। तो 12,000 रुपए की एसेट, 12,000 इसके में से कटेंगे। इसके हिस्से का बेनिफिट भी इसको मिलना है, वो मिल गया इसको, लेकिन जब ये लेके जाएगा तो पूरी वैल्यू भी कटेगी इसके हिस्से से। कुल मिलाकर के 32,000 रुपए इसकी कैपिटल बचेगी, वो इसको दे दी जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स हैं 50,000 के बैलेंस शीट में फर्म के में। क्रेडिटर 10,000 रुपए तक के एग्री हो गए, तो वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 8,000 रुपए की, और उसको वो फुल सेटलमेंट में ले लेंगे। फुल सेटलमेंट में लेने का मतलब होता है कि वो एसेट भी खत्म और इतने रुपए के क्रेडिटर्स भी खत्म, ये सेटल हो गया मामला। तो टोटल 50,000 के क्रेडिटर में से 10,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए, तो बच गए 40,000 वाले क्रेडिटर। अब जो 40,000 वाले क्रेडिटर हैं इनके बारे में कह रहे हैं कि ये एग्री हो गए रिमेनिंग क्रेडिटर 5% कम लेने को। तो 5% कम लेंगे ये, तो 40,000 का 5% निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। तो ये 2,000 कम में सहमत हो गए, तो फर्म इनको 38,000 रुपए दे देगी। यहाँ पे पूछा है कि क्या इनको पे किया जाएगा डिसोल्यूशन पे, तो 38,000 पे किया जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 38,000। नेक्स्ट है एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:1 में। बी रिटायर होते हैं और एक्वायर करते हैं 40,000 रुपीज फ्रॉम ए एंड 24,000 फ्रॉम सी। यानी कि जब बी रिटायर हो रहा है तो 40,000 उसको ए से मिल रहा है और 24,000 सी से मिल रहा है गुडविल के लिए। फिर अगेन यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था हमने कि जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो एक तरह से अपनी गुडविल बेच जाता है। गुडविल एक एसेट है, वो बेच जाता है तो बदले में पैसे लेगा। खरीदते कौन है?
जिनको प्रॉफिट के हिस्से बढ़ेंगे, इसका मतलब वो गुडविल खरीद रहे हैं। तो जब वो गुडविल खरीद रहे हैं, तो जिस रेशो में वो खरीद रहे हैं, यानी कि जिस रेशो में वो गेन कर रहे हैं, उसी रेशो में वो पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया हमें 40 और 24। इससे हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशो में ही पे किया जाता है। तो ये जो पे कर रहे हैं इस रेशो में, यही गेनिंग रेशो है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशो निकल करके आ जाता है 40 और 24 को आप इसको एडजस्ट कर लें, कितना आ जाता है 40 और 24 को जब आप कट करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 8 से चला जाता है 8 5 40 और 8 3 24। तो 5:3 गेनिंग रेशो बन गया, यानी कि इस रेशो में ये दोनों गेन कर रहे हैं। अब दोनों गेन कितना कितना कर रहे हैं, उन दोनों का ये देखना पड़ेगा। तो इस रेशो में गेन कर रहे हैं वो, और जो जाने वाला पार्टनर है बी, उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा है 2/6 आ जाएगा, 2/6। तो ए कितना गेन कर रहा है, तो ए गेन करेगा 2/6 का 5/8, क्योंकि 5/3 के 5:3 में गेन कर रहे हैं। और जो सी है वो कितना गेन करेगा, सी गेन करेगा 2/6 का 3/8। इसके हिस्से को ही गेन कर रहे हैं ये इस रेशो में। तो ये इनके गेनिंग शेयर निकल गए। गेनिंग शेयर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10/48 और इसका आ जाएगा 6/48। ये गेनिंग शेयर्स आ गए इनके। अब इसके बाद हम पूछा है कि न्यू रेशो क्या होगा, तो ए का न्यू रेशो निकाल लेंगे। अब ए का ओल्ड जो शेयर है वो है 3/6। अब 3/6 में आप ऐड कर दोगे, जो ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है 10/48। और जो सी है इसका भी निकाल लोगे न्यू शेयर। तो पुराना शेयर है सी का 1/6, और 1/6 में आप ऐड कर दोगे 6/48। तो इनको ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 6 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 10, 24 प्लस 10 यानी कि 34/48। तो इसका आ गया। और इसका जब निकालेंगे 48 तो डिनोमिनेटर है, और ये 6 8 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 6 होगा तो 14 आ जाएगा, 14/48। तो इस तरह से ये निकल करके आ जाएगा। ए का 34 आ गया रेशियो जब बनाएंगे तो, और सी का 14। और इसको आप और कम कर देंगे, क्योंकि ये तो दिख नहीं रहा, तो इसको काट लेंगे। 2 से चला जाएगा ये 17 टाइम, ये 7 टाइम, और इस तरह इनका रेशियो आ जाएगा 17:7। ऑप्शन 2 सही जवाब। नेक्स्ट है, इफ 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹1,60,000 आर इशूड टू वेंडर्स इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 2 लाख, बैलेंस ₹40,000 विल बी क्रेडिटेड टू। ये कह रहे हैं कि हमने किसी से नेट एसेट खरीदी 2 लाख रुपए में। अब उस वेंडर को, जिससे 2 लाख की हमने एसेट खरीदी है, नेट एसेट, उसको हमने 1,60,000 के डिवेंचर इशू कर दिए। तो बैलेंस जो 40,000 है वो कहाँ जाएगा, तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से 40,000 रुपए, इसका मतलब ये फुल सेटलमेंट मांग रहे हैं। जो ऑप्शन दे रहे हैं इसके हिसाब से पता चल रहा है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो इसका मतलब ये जो 40,000 रुपये है ये गेन हो गया। हम 2 लाख की एसेट ली हमने और डिवेंचर 1,60,000 के दिए, तो 40,000 का हमको बेनिफिट हो रहा है, और ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। जब डिस्काउंट हम फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करें और रीइश्यू पे डिस्काउंट दें, तो वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में रूल है, क्योंकि रीइश्यू पे भी हम कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा उतना दे सकते हैं जितना हमने फॉरफिटेड शेयर्स पे फॉरफिट कर रखा है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। नेक्स्ट है, एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस को 3:2:1 में। बी रिटायर होता है और एक्वायर करता है 40,000 रुपीज। ये पेज दोबारा आ गया है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 118 119 भी डिस्कस कर चुके हैं, 120 भी कर चुके हैं। अब है 121। हाँ, ये कर चुके हैं अभी। 121, which of the following test should be conducted to identify the strength and weakness of students in an area of study। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जा सकता है, गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन 3, डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है किस लिए, तो गिवन ऑप्शंस में जो कोर्स देखेंगे
तो इसका ऑप्शन 1 मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक और इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये तीनों सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आर मीन्स फॉर, ये किसके लिए बनाए गए हैं? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन 2 सही जवाब है, एसटी स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज। नेक्स्ट है which agency is proposed to be set up to catalyze and expand research and innovation across the country as per NEP 2020। तो ये कौन सी संस्था है जो बनाई गई है रिसर्च को प्रमोट करने के लिए NEP के तहत? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 1 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। नेक्स्ट है स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट टेस्ट। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट डज द ड्राइव नेमली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एनविसेज्ड इन द NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986। तो जो पहली पॉलिसी थी 1986 इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किस मकसद से था? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 3 टू प्रोवाइड एसेंशियल फैसिलिटी टू प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी स्कूल्स के लिए इक्विपमेंट भी फैसिलिटी भी देने के लिए बनाया गया था, चलाया गया था ये अभियान। नेक्स्ट है 127 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020 हाउ मच परसेंटेज ऑफ GDP टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 और ये 6% के लिए प्रावधान करती है NEP। नेक्स्ट है the aim of NEP 2020 to increase the percentage of gross enrollment in higher education by 2035। तो 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कराना लोगों का, स्टूडेंट्स का, वो परसेंटेज जो लिया है इन्होंने वो लिया है ऑप्शन 3 50% तक मकसद है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल स्टोर हाउस रिकमेंडेड बाय NEP 2020 for digital storage of academic credits of student earned from various recognized higher educational institutions। NEP 2020 के तहत व्यवस्था की गई है एक डिजिटल स्टोर हाउस की, जिसमें जो यूनिवर्सिटीज होंगी वहां से लोग जब डिग्री लेंगे तो उनको क्रेडिट्स मिलेंगे और उन क्रेडिट्स को स्टोर करके रखा जाएगा एक स्टोर हाउस में। और इसको बोलेंगे क्या, यह पूछा गया है। इस स्टोर हाउस को बोला जा रहा है ऑप्शन 1 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। नेक्स्ट है और लास्ट है क्वेश्चन NEP 2020 इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर्स, कितने पिलर्स पे बेस्ड है NEP 2020? तो NEP 2020 बेस्ड है टोटल 5 पिलर्स पर, और ये 5 पिलर्स हैं क्या? ये 5 पिलर्स हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस हिसाब से डिस्कस किए हैं। जैसा पहले हमने पेपर आप लोगों को शेयर कर दिया था, आंसर भी बता दिए थे, उनमें लोगों की क्वेरी आई उनका मैंने ध्यान रखा। फिर भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइम से उसका जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।